मेगा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4, एक ध्रुवीय विश्व। ठीक है, शुरू करते हैं। एक ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? पूरी दुनिया में हमने पहले भी पढ़ा है, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ गई। एक तरफ समाजवादी देश, एक तरफ पूंजीवादी देश। तो पूंजीवादी देशों को बोला गया प्रथम दुनिया के देश, तथा समाजवादी देशों को बोला गया दूसरी दुनिया के देश। मतलब कि ऐसे देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे उनको बोले गया प्रथम दुनिया के देश, तथा जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का पालन करते थे उनको बोला गया दूसरी दुनिया के देश। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अर्थात अब पूरी दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति बची थी, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। एक ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? कि विश्व में केवल एक महाशक्ति का होना, विश्व में केवल एक महाशक्ति का होना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई दूसरा देश नहीं था। आगे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल रही। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों असफल रही थी, तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण विघटन के परिणाम आप पार्ट नंबर 3 में जाकर देख सकते हैं। आगे चलिए। विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल क्यों हुई। आगे चलते हैं, चलिए आगे। ठीक है, चलो एक बार रिकेप करते हैं। हम पढ़ते हैं ध्रुवीय विश्व के एक ही महाशक्ति बची थी, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन कब? 1991 में। उस वक्त विश्व में अमेरिका को चुनौती देने वाला और कोई दूसरा देश नहीं था। विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मानता। इसलिए विश्व में हर जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था। मतलब कि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में अधिकतर उत्पादन किसका करता है? सैन्य उत्पादों करता है, सैन्य उत्पादों का करता है। ठीक है, मतलब अमेरिका क्या सेल करता है? अमेरिका क्या बेचता है? हथियार। क्या बेचता है? और जो हथियार बेचता है वो क्या चाहता है? जो आपको मारने के लिए हथियार दे रहा है, ठीक है,
हवाई क्या दे रहा है, हवाई जहाज दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, ठीक है, पिस्तौल दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, मिसाइल्स दे रहा है, वो क्या चाहता है, उसके हथियार कब बिकेंगे, जब युद्ध होगा, जब युद्ध होगा, ठीक है। तो अधिकतर जितने भी युद्ध होते हैं, ठीक है, तो उनमें अमेरिका की कोई ना कोई भूमिका रहती ही है। समझ में आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका ही वर्चस्व था। किसका, अमेरिका। क्यों, क्योंकि दुनिया एक ध्रुवीय हो चुकी थी, ठीक है, सब जगह क्या था, अमेरिका का ही वर्चस्व था। विश्व बैंक में वर्चस्व किसका रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्चस्व किसका रहेगा, जो इनको क्या देगा, ज्यादा पैसे देगा, इनको ज्यादा। तो अमेरिका की भागीदारी के इनमें बहुत अधिक, ठीक है, मतलब ये अमेरिका की वजह से ही चल रही है। तो जो अमेरिका बोलेगी ये वो करेंगे। समझ में आ गया। जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे। मतलब यहां तक कि जो अमेरिका की संस्कृति है, मतलब अमेरिका में जींस पहनी जाती थी तो पूरी दुनिया में जींस पहने जाने लग गई। कोका कोला क्या है, अमेरिका में पी जाती थी तो पूरी दुनिया पीने लग गई। पेप्सी अमेरिका में पी जाती थी तो पूरी दुनिया पीने लगी। अब ये जींस क्या है, जींस का आविष्कार इसलिए हुआ था कि अमेरिका को ऐसे कपड़े चाहिए थे कि जो उनके मजदूर है, ठीक है, वो लंबे समय तक काम कर सके और मजदूरों की क्या हो, कपड़े भी खराब ना हो तथा मजदूरों कपड़े फटे नहीं। इसलिए जींस का उपयोग, जींस का उन्होंने आविष्कार करा था, इसलिए उन्होंने जींस को बनाया। समझ में आया। चलो अगला टॉपिक है हमारा हथियारों की होड़ की कीमत। हथियारों की होड़ की कीमत। हर टॉपिक करने से, अगले टॉपिक में चलने से पहले आपको पिछले टॉपिक का रिकेप करना है। क्या रिकेप फटाफट 1 सेकंड में करते हैं। विश्व एक महाशक्ति हो गई, एक ध्रुव विश्व का मतलब विश्व के एक महाशक्ति कौन है, अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तथा एक ध्रुव विश्व की शुरुआत हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिका को चुनौती देने वाला और कोई देश नहीं था। और विश्व में क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बोलबाला हो गया। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था विफल रही थी। क्या रही थी, विफल रही थी, सफल रही थी। चलिए आगे चलते हैं। हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी थी, ठीक है। मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था तो जितने नए तरह के हथियार अमेरिका बना रहा था, तो सोवियत संघ भी उसी प्रकार के नए नए तरीकों के हथियारों की को बना रहा था। परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वे पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। मतलब टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा, ठीक है, बुनियादी ढांचा मतलब सड़कें, समझ आ गया, रेल लाइंस, इससे वो क्या हो गया, अमेरिका तब पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में भी वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे छूट गया। समझ में आया। चलिए आगे चलते। शॉक थेरेपी। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में का अर्थव्यवस्था का ज्यादा विकास नहीं हो सका, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी देशों द्वारा सोवियत संघ के साथ कोई व्यापार नहीं किया गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था की बहुत हानि हुई। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ, जितने भी 15 गणराज्य अलग हुए, जितने भी 15 गणराज्य अलग होकर नए देश बने, ठीक है, उन सभी की मदद के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ गए तथा उनको बोला कि अगर आप निर्देशित तरीके से साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं। इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब चोट पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना।
साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है? हम जानते हैं शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है कि सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे उनको विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण, निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने को कहा गया। ठीक है, इनको कहा गया कि आप अपनी साम्यवादी अर्थव्यवस्था मानते थे, एकदम से क्या मान लो, पूंजीवादी मान लो। अगर आप मान लोगे तो हम आपको क्या देंगे, आपके क्षेत्रों के विकास के लिए आपको क्या ऋण उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट विशेषताएं, शॉक थेरेपी की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। मिलकियत यानी कि संसाधन का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व या राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोवियत गणराज्य के जितने भी देश थे उनको बोला गया कि हम आपका विकास जब भी करवाएंगे जब आप क्या करोगे, अपने संसाधनों के प्रमुख रूप को निजी स्वामित्व को सौंपोगे, ठीक है। और राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया, मतलब राज्य के जितने भी संसाधन थे उनका निजीकरण किया गया। सेकंड पॉइंट, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। तो रूस में होने वाली पहले रूस में सामूहिक खेती होती थी, मतलब सामूहिक रूप से क्या खेती की जाती थी, जिसको कोलह खोज बोलते। क्या बोलते हैं? कोलह खोज। मतलब सभी लोग आपस में मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। मतलब ये धन्नाराम का खेत है, ठीक है, ये मुन्नाराम का खेत है। सरकार कहती ना ये धन्नाराम का है ना मुन्नाराम का, सरकार का है। सब मिलकर इसमें खेती करो, ठीक है। लेकिन शॉक थेरेपी ने क्या बोला, ये खेत मुन्नाराम का ही है, मुन्नाराम की मर्जी भी, जैसे मुन्नाराम यहाँ पर खेती करेगा, यहाँ पर उत्पादन करेगा। ये खेत धन्नाराम का, धन्नाराम की जैसे मर्जी यहाँ पर उत्पादन करेगा, ठीक है। मुन्नाराम कौन है? सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। मतलब जो पहले सामूहिक खेती होती थी, मतलब अब सब तो धन्नाराम मुन्नाराम का, सामूहिक खेती का मतलब क्या है, पहले लोगों के खेत थे, ठीक है, तो सभी मिलजुल कर खेती करते थे। मतलब ये मुन्नाराम, मान लो एक व्यक्ति मुन्नाराम जो रूस में रहता है, ये क्या बोलेगा, मुझको क्या गेहूं की खेती करनी है, ये बोलेगा मुझको चना की खेती करनी है, ठीक है। तो खेती ढंग से हो ही नहीं पाती। तो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, सामूहिक खेती को निजी खेती में बदल दिया गया, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। अगला पॉइंट, पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी मतलब खेती करना किसान का काम है, समझ में आ गया। सरकार का काम खेती करना नहीं, तो खेती फिर निजी व्यक्ति द्वारा की जाने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। हम जानते हैं जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो सोवियत संघ ने पूंजीवादी देशों से व्यापार करना बिल्कुल खत्म कर दिया गया, इससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिरोध प्रकार की थी, उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिरोध थी। लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी अपनाई गई तो मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना पड़ा। सोवियत संघ के गणराज्यों को मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाना पड़ा, मतलब फ्री ट्रेड पॉलिसी। मतलब मुक्त व्यापार व्यवस्था का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश में क्या बिना रोक टोक के व्यापार किया जा सकता है, ठीक है। आगे समझ में, तथा कुछ उत्पादों पर क्या कर भी नहीं दिया जाएगा, मुक्त व्यापार रहेगा। समझ में आ गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता को अपनाया गया, मतलब मुद्राओं के जो वैश्विक नियम थे उनको मानना पड़ा। मतलब आपके देश की मुद्रा को ऊपर जाना और कम होना, ऊपर जाना और कम होना, वो आपकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगा, उस पर आपका कोई योगदान नहीं होगा। मतलब आप अपने मन द्वारा अपनी मुद्रा को बढ़ा या घटा नहीं सकते। समझ में आ गया। वो मुद्रा के वैश्विक नियमों द्वारा
तय होगा। कहने का अर्थ यह है कि $1 आज लगभग 85 से 86 रुपए के बराबर हो गए, ठीक है। अब कल 89 भी हो सकते हैं, तो इसमें भारतीय सरकार का कोई योगदान नहीं है, भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऑटोमेटिक होगा। अगर हमारी नीति अच्छी होगी तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और $1 के बराबर क्या 50 रुपए हो जाएंगे। समझ में आ गया? वो आपकी नीतियों पर डिपेंड करेगा। तो मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता को अपनाया गया। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ स्वयं संघ, जहां पर स्वयं संघ के जो देश थे वो पश्चिमी देशों से बिल्कुल व्यापार नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, इनका जुड़ाव हो गया। तो पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ। पश्चिमी देशों का अर्थ क्या है? जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, इनका रूस तथा स्वयं संघ के जितने भी और गणराज्य थे उनसे जुड़ाव बढ़ गया, वो इनसे आपस में व्यापार करने लग गए। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार करना के लिए नहीं कहा गया। मतलब शॉक थेरेपी के तहत आईएमएफ एवं विश्व बैंक ने बोला, क्या बोला कि आपको सिर्फ क्या करना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाना है और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं अपना सकते। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया दो खेमों में बट रखी थी, एक तरफ पूंजीवादी देश, एक तरफ समाजवादी देश, तब भारत जैसे देश भी थे, वो क्या बोलते थे, हम किसी भी गुट में नहीं, ना तो हम इस गुट में है ना इस गुट में, ना तो इस गुट में है ना इस गुट में, हमारे एक अलग गुट है, हम गुट निरपेक्ष है। समझ में आ गया? तो आईएमएफ एवं विश्व बैंक ने बोला कि आपको और कोई अन्य व्यवस्था स्थापित नहीं करनी है, आपको पूंजीवाद ही मानना है, जब हम आपको क्या देंगे, ऋण देंगे, आपका विकास करेंगे। चलिए, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है? कल भी हमने डिस्कस किया था परिणामों का थोड़ा सा। पूर्णतया असफल मतलब आपको पढ़ाई करनी है, आपकी इच्छा होगी तब करोगे, मैं आपको थोपूंगा आपको ऐसा कर रहा है तब ऐसे करोगे तो नहीं होगा। तो पूर्णतः असफल रही। क्यों? क्योंकि ये विश्व बैंक एवं आईएमएफ द्वारा स्वयं संघ तथा रूस पर थोपी गई थी। मतलब स्वयं संघ के जितने भी गणराज्य, ठीक है, जो स्वतंत्र हुए थे, जो नए 15 देश थे, उन पर थोपी गई, ठीक है। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि रूस ने क्या करा, मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय नियमों को माना। अब रूस की जैसी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से क्या, रूस की मुद्रा रूबल, रूस की मुद्रा क्या है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था भी नष्ट हो गई, सरकारी रियायत खत्म हो गई, ज्यादातर लोग गरीब हो गए। हमने कल पढ़ा था ना, अगर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी है तो एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज समाजवादी कल पूंजीवादी, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 90% उद्योगों को निजी हाथों में कंपनियों को कम दामों पर बेच दिया गया। मतलब अब इन्होंने एकदम से क्या करा, पूंजीवादी कर दिया। पूंजीवादी का अर्थ क्या होता है कि सरकारी कंपनियों को